मैं आपको 3 चीजों की गारंटी देता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ किसी कोर्ट के अंदर कोई संगीन अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा है। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली में एक के बाद एक नैतिक भ्रष्टाचार सामने आने के बाद ये कहा जा सकता है कि जिस झाड़ू को लेकर अरविंद केजरीवाल करप्ट सिस्टम की सफाई करने निकले थे, उसी करप्शन और उसी नैतिकता पर उन्होंने झाड़ू चला दी है। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने जिन 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव मानने से ही इंकार कर दिया और उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित करार दिया। ये मामला चुनाव आयोग के पास भी है और हो सकता है इन विधायकों की सदस्यता भी खतरे में पड़ जाए। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जिस सरकार की आधी कैबिनेट हिट विकेट हो चुकी हो, जिस पार्टी के 12 विधायक जेल यात्रा कर चुके हों, जिस एपी सरकार को कोर्ट से बार बार फटकार लग चुकी हो, जिसे कोर्ट ने साफ कह दिया हो कि दिल्ली के बॉस आप नहीं, यहाँ के एलजी हैं, जिस एपी सरकार के एक मंत्री को इसलिए बर्खास्त होना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर राशन कार्ड बनवाने के नाम पर रेप करने का आरोप है, और सबसे बढ़कर जिस सरकार के मुखिया सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हों कि उनके नेताओं के कैरेक्टर की पूरी गारंटी है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि दिल्ली खुद इस सरकार से पूछे कि हम दिल्ली के लोग कब तक एपी की गारंटी लेते रहेंगे? नैतिकता के आधार पर इस सरकार को अब जवाब देना चाहिए कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि 7 की जगह 28 मंत्री कैसे बनाए। इलेक्शन कमीशन में जो मामला सदस्यता को लेकर के इसी बात पर सुनवाई हो रही है कि सदस्यता रद्द होने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय बाकी है। ये निर्णय तर्कसंगत है, ये निर्णय वाजिब है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से इतना भारी बहुमत होने के बावजूद शासन की जिम्मेवारी से केजरीवाल जी लगातार भाग रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद चुनाव आयोग भी इस बात पर रिलाई करेगा और जल्द से जल्द इस मामले पे ओपिनियन राष्ट्रपति जी को देगा कि ये लाभ के पद पर हैं और उनकी 1 महीने के अंदर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होना तय है। अब वो संसदीय सचिव ही नहीं हैं, तो उनके सदस्यता पे, उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे अब इलेक्शन कमीशन अपना क्या मत बनाता है, क्या राय बनाता है, मुझे लगता है कि ये इसे हमें इलेक्शन कमीशन के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। मैं आपको 3 चीजों की गारंटी देता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ किसी कोर्ट के अंदर कोई संगीन अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा है। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने जनता का पैसा बर्बाद किया? दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल जिस नैतिकता की बात करते थे उसी नैतिकता पर उन्होंने झाड़ू चला दी? तीसरा सवाल, क्या क्राइम, कैरेक्टर, करप्शन तीनों ही मोर्चों पर आपने हद कर दी? चौथा सवाल, क्या हाईकोर्ट के फैसले की चोट से सुधर जाएंगे केजरीवाल? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, आखिर दिल्ली कब तक लेगी ऐसे केजरीवाल की गारंटी? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। विजेंद्र गुप्ता नेता हैं बीजेपी के, दिल्ली की रोहिणी विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जुड़ेंगे, पिछले 2 दशक से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं वो। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कमल मित्रा चिनॉय हैं, जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियरी में प्रोफेसर हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के भी वो सदस्य हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता रविंद्र कुमार जी हैं, केजरीवाल सरकार के संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर उन्हीं की तरफ से की गई थी। मेरा पहला सवाल कमल मित्रा चिनॉय आपसे है, ये जो
आम आदमी पार्टी में अनैतिकता को लेकर धमाके हो रहे हैं, चाहे फिर वो अश्लील वीडियो का मामला हो या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनका जेल जाने का एक तरीके से कहिए एक पूरी लंबी लिस्ट है। और कोर्ट कई बार आम आदमी पार्टी को ये कह चुकी है कि बॉस दिल्ली का कौन है। तो एलजी को लेकर भी जो खींचतान देखने को मिली है उसमें कोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि दिल्ली का बॉस तो एलजी ही है। तो सर, ऐसे में जो प्रमाण पत्र बांटा करते थे सबको, आज वो खुद कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं। क्यों नहीं कहा जाएगा कि आम आदमी पार्टी अगर चरित्र के पतन की बात की जाए तो उसमें चैंपियन है? देखिए, पहले बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह ठीक नहीं समझा है अब तक कि शीला दीक्षित काफ़ी कुछ कर सकती थी, कि जो केंद्रीय सरकार थी 15 साल तक वो उसके साथ थी। अरविंद का हाल तो बिल्कुल उससे अलग है। दूसरी बात यह है, जब ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को नियुक्त किया गया था तो उस समय न्यायाधीश का फैसला नहीं आया था कि हर चीज़ एलजी के थ्रू होना चाहिए। वैसे यदि संविधान पढ़ा जाए, जो धारा 239 है ए, उसमें ये रुझान है कि एलजी प्रमुख है। तो और वैसे मेरी व्यक्तिगत राय ये भी है कि यदि आपके 67 एमएलए हैं, उनमें 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाना कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बने हैं और राज्यों में 5, 7, 8 बने हैं, ये तो 21 है, तो ज़्यादा है। अब रही बात क्या होगा। हाँ, ये जो मोलेस्टेशन का केस है उस पे सज़ा है, मगर उसके साथ साथ आपके नेता ने कहा कि भाई जहाँ तक ये मामला है कि आप ज़्यादा सख्ती से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गांधी जी, नेहरू, अटल जी, इन सब ने कुछ ये जो सीमाएं हैं वो तोड़ी। अब क्या सीमाएं हैं तो जो उन्होंने तोड़े, क्या उदाहरण है, कब ये हुआ, ये तो बताया नहीं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उसके जो दोस्त हैं, सहायक हैं, लोग उसको कोटरी भी कहते हैं, वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं कि इस स्थिति में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं, और जगह भी सीमित है। कमल मित्र चिनॉय साहब, आप यहाँ पर एक तटस्थ आवाज है, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि चाहे किसी भी लिहाज से हो, किसी भी कसौटी पर हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो करप्शन हो, हर जगह अरविंद केजरीवाल फेल हो गए हैं और इस तरीके के विवाद, बार बार इस तरीके के विवाद उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनकी विश्वसनीयता को और नीचे लेकर जा रहे हैं? देखिए, यदि हम बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लो तो जो आप कह रहे हैं ठीक है, मगर यदि आप देखें कि आजम खान को इन्होंने हटा दिया करप्शन पे और लोगों को करप्शन में हटा दिया, पंजाब में सुच्चा सिंह छोटेपुर जो इंचार्ज थे पंजाब के, उनको हटा दिया, तो ये क्या है। मगर चीज़ ये है कि यदि वो अच्छे काम भी करें और बीच में कोई ना कोई चक्कर हो, कोई पंगा हो जाए, कोई आरोप हो जाए, ये हो जाए, तो उसकी सरकार को वो फायदा नहीं होगा। और लोग जो उसके साथ हैं कुछ सोचेंगे कि भाई आप क्यों फंसा हुआ है, हर बार क्या हो गया। विजेंद्र गुप्ता जी, ये वही आम आदमी पार्टी है जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए निकली थी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो करप्शन पर, जो भ्रष्टाचार पर झाड़ू फेरने की बात करती थी, झाड़ू लगाने की बात करती थी। क्या ये कहना सही नहीं कि आज इसकी खुद की झाड़ू जो है वो मैली हो चुकी है? खुद ही अरविंद केजरीवाल और उन्हीं के एमएलए और उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने इस पर झाड़ू फेरी है। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने, सेल्फ गोल हुआ है। और एक तरफ ये कहना कि हमारे एक एक विधायक नगीना है और दूसरे तरफ कहना इनके माथे पर थोड़ा लिखा है। तो ये यू टर्न पार्टी है। इन 21 विधायक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, 7 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। और अगर मैं उसको सरल भाषा में कहूँ तो 28 मंत्री, और मुख्यमंत्री ने 21 लोगों को तो खुद शपथ दिलवा दी। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल जी खुद अपॉइंट कर रहे हैं, खुद शपथ दिला रहे हैं। और अब उनके प्रवक्ता कहते हैं कि देखिए कोर्ट ने अब अगर उसको इनवैलिड कर दिया है तो अब वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जब है नहीं, उनको ये नहीं मालूम कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहते वक्त जो लाभ और सुविधाएं वो ले रहे थे वो एक विधायक के रूप में कन्वर्ट हो गई अगर वो ऑर्डर वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से उनको हटाया गया तो।
तो जो फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है वो उसके लिए तो और आसान हो गया कि हाई कोर्ट ने ये डिफाइन कर दिया कि ये आदेश जो है इसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद से उनको रद्द कर दिया गया, लेकिन उनको कार्यालय दिए गए, उनको फर्नीचर दिया गया, उनको स्टाफ दिया गया, उनको गाड़ियों की सुविधा दी गई, और यहाँ तक कि 4 विधायकों को तो खुद गोपाल राय मंत्री ने सेक्रेटेरिएट में कमरे दिलवाए। तो प्रश्न ये है कि आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 7 की जगह 28 मंत्री बना रहे हैं, ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, क्योंकि उन दिनों में इस पार्टी में घमासान मचा हुआ था, तो केजरीवाल जी को ये डर था कहीं पार्टी टूट ना जाए, तो इसलिए इन्होंने 7 की जगह 28 मंत्री बनाए। और अब ये सफाई दे रहे हैं, आरोप लगाते हैं राजनीति हो रही है, हमें दबाया जा रहा है जी। तो प्रश्न ये है कि हाई कोर्ट का फैसला हो या संदीप कुमार द्वारा एक बलात्कारी के रूप में एक बलात्कारी मंत्री केजरीवाल जी का साथी था, 7 में से 1 था, यानी 6 मंत्री जो बनाए उसमें से 3 भ्रष्टाचार में और चरित्र हनन में शामिल थे, जिन फर्जी डिग्रियों में शामिल थे, क्रिमिनल माइंड के लोग थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाकी जो विधायक हैं वो दूध के धुले हैं? ये फॉर्मूला पूरी तरह से फ्लॉप शो सिद्ध हुआ है। ठीक, ये लोग वास्तविकता में जो बातें करते थे उसके विपरीत इन लोगों का व्यवहार है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल ताल ठोक कर कहते थे कि मेरे साथ जो नेता जुड़े हुए हैं वो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, कोर्ट में इनके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ कोई संगीन मामला नहीं चल रहा है। अब वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किसी के कैरेक्टर की गारंटी थोड़ी ली जा सकती है। वैसे तो उनके यूटर्न्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये ना कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल जनता का भरोसा जो है इन तमाम विवादों के बाद खो चुके हैं, जनता की कोर्ट में वो फेल हो गए। देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी पिछले 1.5 साल में 2 साल में पार्टी केजरीवाल ने किया वो पूरे देश ने देखा है, लेकिन ताल ठोक के एक अच्छा शो है, उसको केजरीवाल जी के से मत जोड़िए। केजरीवाल जी के अंदर हिम्मत नहीं है किसी भी तरह की ताल ठोकने की। केजरीवाल जी तो केवल झूठ ठोक सकते हैं और झाड़ू चला सकते हैं, लेकिन इस बार झाड़ू ने इनकी पार्टी के ऊपर से ही झाड़ू चला दिया है। जहाँ तक पिछले 2-3 साल की बात है कि देखिए किस तरह से निर्भया केस के बाद से केजरीवाल ने यहाँ पर राजनीति में आकर सब लोगों को राजनीतिक पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अपना आधा मंत्रिमंडल जेल की सलाखों के पीछे हो आया, 18 विधायकों के ऊपर संगीन आरोप हो गए, 50 से ज़्यादा केस लद गए, अपने परिवार के लोगों को, पत्नियों को इन्होंने तमाम तरह की पोस्ट दिलवा दी, वीआईपी कल्चर की बात करते थे उस पर यू टर्न ले लिया। जिस तरह से तमाम तरह की इनकी गतिविधियाँ रही हैं, 1 करोड़ रुपए का चाय और समोसा खा के चले गए ये लोग, कहते हैं हम आम लोग हैं। 49 दिन में दिल्ली की जनता को दोबारा से चुनाव में इन्होंने झोंक दिया, 400-500 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन का खर्च करा दिया। और आज जो हो रहा है, जो तांडव हो रहा है पूरे सरकार के अंदर, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट ने जो किया है पूरा देश देख रहा है। हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसकी वजह से आज केजरीवाल जी को चाहिए कि वो अगर थोड़ी सी भी नैतिकता कहीं किसी कोने में बची हुई है तो इस्तीफा दे दें। अन्ना हजारे को पूजनीय कहते हैं, पिता समान कहते हैं, पिता तुल्य, भगवान तुल्य, पता नहीं कौन कौन सी बात कहते हैं, लेकिन अन्ना हजारे साहब ने भी कह दिया कि साहब इनसे अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद नहीं है तो स्वाभाविक है कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए। फिर कहाँ पिता तुल्य और पूजनीय मानते हैं आप उनको? एक तरफ आप उनका उपयोग करते हैं वोट लेने के लिए और दूसरी तरफ आप उनकी कोई बात नहीं मानते। रायशुमारी में आपका बड़ा विश्वास है, आप तो जम्मू कश्मीर तक की रायशुमारी की बात करते थे आपके एक सदस्य उस समय पर। अरे भैया पूछ लीजिए रायशुमारी के, भाई 2 साल 1.5 साल हो गया हमारी सरकार को, क्या हमें सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है कि नहीं है? जनता इनको जवाब दे देगी। 70 विधानसभाएं, 7 लोकसभाएं हैं, सब में एक मीटिंग कर लें ये लोग। आज पंजाब भाग रहे हैं। अभी हमारे एक चिनॉय साहब कह रहे थे, चिनॉय साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, ये कई बार आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए आसिम की सीडी आने के बाद इतना समय क्यों लगा? क्या चिनॉय साहब ने कोई सीडी देखी? वो छोटेपुर साहब के ऊपर कहने के साथ 2 साल से उन्होंने तो दुकान खोल रखी थी, इसका मतलब दुकान में माल आप बिचवा रहे थे क्या? अरे भाई किस तरह के आरोप पंजाब में आप ही के विधायक लगा रहे हैं। दिल्ली के जो विधायक वहां पर गए, मैं समझता हूं कि आज दिल्ली की जनता और देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चिनॉय साहब जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, गलतियां तो हुई हैं
और अंग्रेजी में एक कथन है कि कोई भी इंसान नहीं है जो कोई गलती नहीं करता, मगर आम आदमी ने क्या कुछ नहीं किया है? क्या 2000 लीटर पानी क्या उन्होंने गरीब लोगों को मुफ्त नहीं दिया? क्या उन्होंने सस्ता बिजली लोगों को नहीं दिया है? क्या मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस में अपने जिंदगी में कभी किया? क्या मोहल्ला सभा कभी हुआ है? और क्या ये सच नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भ्रष्टाचार में पकड़ा गया है और कांग्रेस ने उनको हटाया नहीं है? तो ये नहीं है कि एक ही हाथ से ताली बज रहा है। शीला दीक्षित ने दिया, शीला दीक्षित ने क्या किया? शीला दीक्षित ने क्या सुविधाएं दी गरीबों को? मास्टर स्ट्रोक सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज किया, जिससे जमीन के जो मालिक थे उनको फायदा हुआ। बता दीजिए नहीं आलोक जी, आप आलोचना कीजिए, मगर जो सच भी है और जो झूठ भी है मिला हुआ, सबको सच मत मान लीजिए। ये तो बिल्कुल राजनीतिक भाषण हुआ, ये तो वैज्ञानिक भाषण नहीं हुआ। नहीं चुनाव साहब, मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर हम सब्सिडी दे तो हम चोर और केजरीवाल सब्सिडी दे तो केजरीवाल देवता। आपको चोर किसने कहा सब्सिडी देने के लिए? ऑडिट होना चाहिए, में जो ऑब्जेक्शन था वो था कि और अगर आज तक 2 साल तक ऑडिट ना हो तो केजरीवाल ऑडिट तो हुआ है, और जो ऑडिट शीला दीक्षित के समय में हुआ वहां खिंचाई थी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, अगर कांग्रेस की खिंचाई नहीं थी, किसी राजनेता की खिंचाई नहीं थी, वो खिंचाई थी रेगुलेटरी बोर्ड, और वो खिंचाई की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया ने वो की। तो आप मिक्सअप मत कीजिए, लोगों को गलत खबर मत दीजिए। 20%। मैं जानता हूं कि कांग्रेस नाराज है कि कांग्रेस को एक भी विधायक नहीं महंगी कर दी, ठीक है, मगर आप अपने जो बल हैं, अपनी जो शक्ति है उसको आगे रखिए। जो फजूल के आरोप है वो ना लगाइए, उससे आपको शोभा नहीं देता है। नहीं चुनाव साहब, मेरा एक भी आरोप फिजूल का नहीं है। चुनाव साहब, क्यों नहीं? आपने ये कहा बिजली के बारे में सब्सिडी, आपने क्या क्या नहीं कहा? आपने गलत बना दिया। आपने मोहल्ला क्लिनिक का कुछ सफाई नहीं दिया कि हम जो सरकारी स्कूल बने हैं, जो सरकारी स्कूल में नियम लाए हैं, वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं। गलतियां हुई है केजरीवाल सरकार में, बट अच्छाई भी तो हुई है ना, दोनों तरफ दिखाइए। कमरों की बात करते हैं, मुझे एक टेंडर दिखा दीजिए 500 कमरों का, 500 कमरों का एक टेंडर मुझे दिखा दीजिए। आप 8000 कमरों की बात करते हैं। आरटीआई कहती है कि जितने बेड पिछले साल हॉस्पिटल में थे उससे घट गए। कौन लड़ा है कि और जमीन जो है नाम बता दीजिए, वो पहले स्कूल और अस्पताल के लिए दिया जाए, डीडीए के पास उनका बयान है। तो आप लड़ाई मत बोलिएगा, हरियाणा सरकार से लड़ाई, आपको आलोचना करना है वो आपका हक है, और आपका आलोचना जैसे आपने कोर्ट से लड़ाई, एलजी से लड़ाई, दिल्ली पुलिस से लड़ाई, खुद आपके साथ हूं, मगर जो बात गलत नहीं है उस पर क्यों आप आरोप कर रहे हैं? चिनॉय साहब, इतना तो आप भी मानेंगे, हर छोटी छोटी बात पर रायशुमारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल अब रायशुमारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने स्कैंडल्स, किस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी हर लिहाज से, करप्शन के लिहाज से, कैरेक्टर के लिहाज से, कौन सा फ्रंट है जहां पर आम आदमी पार्टी को मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ी हैं? विवादों में वो नहीं फंसी अपने नेताओं की वजह से, लेकिन वो रायशुमारी की बात नहीं कर रहे अब। और जब भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं, हम चाहते थे उनका प्रतिनिधि आए, हमारी इस डिबेट का हिस्सा बने, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। आम आदमी पार्टी के साथ ये है, और आलोक भी जानता है, उदाहरण के तौर पर उनके बजट में 625 करोड़ रुपए रखा था विज्ञापन के लिए। आलोक जानता है कि मैंने खुलेआम उसका आलोचना की कि विज्ञापन पे इतना खर्च नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने तेल वगैरह के दाम बढ़ाए, सीएनजी, एलपीजी वगैरह का, उन्होंने कह दिया कि हम कर रहे हैं कि पूरे उत्तर देशों में एक ही प्राइस हो, एक ही दाम हो, मगर उससे महंगाई बढ़ गई। तो मगर अरविंद केजरीवाल की जो कमी है वो कई बार उन लोगों की सुनती है जो उनके दोस्त हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचते कि वो ठीक से नहीं समझते, और उससे उनसे काफी गलतियां हुई थी। यदि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ने वो बात मान लेते कि आप 21 ना बनाए, विजेंद्र जी ठीक कह रहे हैं कि 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, 7 कैबिनेट मंत्री, ये ठीक नहीं है। ठीक है। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी भी हैं, याचिकाकर्ता हैं। रविंद्र कुमार जी, ये जो जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई ये तमाम नियुक्तियां,
हर कोई ये कह रहा है कि वो पार्टी जो जनता की बात करती थी, उसी के 21 विधायकों ने जनता का पैसा उड़ाया है। देखिए, ऐसा है, जब अरविंद केजरीवाल ने 13 मार्च को ये घोषणा की कि 21 लोगों को हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाएंगे और 27 अप्रैल को उनको शपथ दिलाई, तभी से हमने कोशिश की कि इसका जाने के ये बना रहे हैं तो ये कानूनी है या नहीं है। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राष्ट्रपति से मिलने गए तो राष्ट्रपति ने भारत के संविधान की एक प्रति दी थी। मकसद साफ था कि आप कानून के हिसाब से सरकार चलाएंगे, देश में संविधान सबसे बड़ा है, आप उसे पढ़ें और उसके हिसाब से चलें। जब इन्होंने इन लोगों को नॉमिनेट किया 21 लोगों को, तो हमने देखा कि जो केंद्र का देश का संविधान है उसका अनुच्छेद 239AA4 में साफ लिखा है कि दिल्ली में विधानसभा के 70 सदस्य होंगे। 70 सदस्यों के 10% मंत्री हो सकते हैं। 10% मंत्रियों का मतलब है 7 मंत्री जी। 7 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई, उनको एलोकेशन ऑफ बिजनेस किया। उसके बाद केजरीवाल ने अचानक जो है 13 मार्च को उन्हें कहा कि मैं इन्हें नियुक्त कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल का है, उसको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का है। लेकिन अगर आप इनका ऑफिस ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें राज्यपाल को सूचना कौन दे रहा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको सूचना दी जा रही है, उनकी कोई सहमति नहीं ले जा रही। आज अदालत ने यही कहा कि जब आपने इन लोगों को बनाया था तो आपको कंकरेंस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की लेनी चाहिए थी। अदालत में मुकदमा लंबा चला हमारा, लेकिन उससे पहले जो है जब ये मुकदमा हमने दायर किया था, हमने इसमें सारा लिखा है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स दिल्ली गवर्नमेंट के क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एक्ट जो है उसके हिसाब से और कंडक्ट रूल के हिसाब से आपको चलना है। लेकिन केजरीवाल ने किसी रूल का पालन नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले सकता। बिजनेस रूल्स कहते हैं कि वो तो हाई कोर्ट ने भी कहा, कैबिनेट है वो फैसला लेगा, लेकिन कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हुई। यानी एक हम कहते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो केजरीवाल ने नहीं की, उससे सीधा बुलाकर जो है कहा कि मैं 21 लोगों को अपॉइंट कर रहा हूँ। तो इन्होंने अपने कैबिनेट को भी धोखा दिया है, कैबिनेट के सहयोगियों को भी धोखा दिया है, और इन्होंने जनता को भी धोखा दिया है। और वो तो अल्टीमेटली है ही, क्योंकि जिन 21 लोगों ने कार का इस्तेमाल किया, उनको ऑफिस मिला, उनको फर्नीचर मिला। और एक बात मैं और बताऊंगा जो कि अभी नहीं आई है कि जो ये 21 विधायक बने हैं इसकी उन्होंने दिल्ली के स्पीकर से भी सहमति ली, जबकि स्पीकर को ये राइट नहीं है। तो स्पीकर ने इन लोगों को 21 कमरे विधानसभा में भी दिए हैं, जो कि एक रूल है कि एक वायलेशन है रूल का। और हमने ये तय किया है कि हम इस बारे में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगे कि जितना पैसा इन लोगों पे खर्च हुआ है वो इनसे वसूला जाए। नहीं वसूला जाएगा तो हम जो है हाई कोर्ट में इनके खिलाफ एक रिट और डालेंगे, ताकि गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक का पैसा, पब्लिक को वापस मिले।